नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि अलग अलग क्लास से हम टॉपिक लेके आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड। तो बात होगी आज की कि आज का टॉपिक होगा ऑन व्हाट फैक्टर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड डिपेंड्स। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि कौन से फैक्टर हैं जिस पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन डिपेंड करता है, कि आयोनिक जो बॉन्ड बनते हैं वो बनेंगे वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली में ठीक होगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ में। कोशिश करते हैं, हम आपका यही मोटो होता है कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें और आपके लिए वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में लास्ट वीडियो तक बिना स्किप किए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिए। ओके, तो दोस्तों, आज हम कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाले हैं कि आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो किन चीज़ पर डिपेंड करता है, कैसे, क्या, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है। तो अगर हम बात करें कि जो आयोनिक बॉन्ड होगा, द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, अगर हम बात करेंगे, इसको ना ही लिखते हैं, तो इसके जो डिपेंड करता है वो सबसे पहला फैक्टर हमारा, क्या बात करें, पहला फैक्टर इसमें आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किस पर आता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर आता है। पहला फैक्टर क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट, जो बाउंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है? क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम क्या डायग्राम के बेसिस पर समझे तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये माना ये न्यूक्लियस है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल को रिमूव करने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो यही एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस आइसोलेटेड गैसियस एटम से आउटर मोस्ट शेल को रिमूव करने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, कि यही क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। और इन इंग्लिश वी कैन से दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, or we can the minimum amount of energy which is required to remove the electron from the outermost shell of an isolated gaseous system। जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमें ये भी पता है कि अगर साइज बड़ा होता जाएगा, अब साइज हो गया बड़ा, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर कुछ ज़्यादा था, इस पर कुछ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कुछ ज़्यादा होगी। और इस कंडीशन के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। जितना सेल बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में था। अगर बात करते हैं कि फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, क्या मतलब होगा इससे, तो हमने बात आएगी जब पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ये बात करेंगे। तो अभी हमने ये कहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लेसर होगी, कम होगी। लेसर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो क्या होगा? ग्रेटर इज द ईज ऑफ फॉर्मेशन, ग्रेटर इज द ईज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कैसे? जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, हमने कहा साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो जब कम होगी तो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर जा रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लॉस। एंड ग्रेटर द tendency to form the ionic bond।
तो दोस्तों ये वाली हमारी बात आ जाती है पहली वाली। आई होप कि अभी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, एक बार और बता देता हूँ मैं इसको। देखो समझ लो कि पहला फैक्टर होता है जो बॉन्ड बनने के फॉर्मेशन, जो बॉन्ड बनने पर जो बॉन्ड बनेंगे, आयोनिक बॉन्ड बनेंगे, उसको इफेक्ट करता है। पहला फैक्टर कौन सा है? जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम है तो उसका मतलब ये है कि एटम का साइज बड़ा है। ओके, एटम का साइज जब बड़ा होगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी थोड़ी सी अगर जब कम होगी तो उस कंडीशन में जब दूर है इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, साइज बड़ा है, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या कहा गया है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, उसके आसानी से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। और जब आसानी से लॉस हो जाएगा तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव बन गया। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो कैटायन बना। जब कैटायन बना तो कैटायन और एनायन के साथ मिलकर क्या बना लेता है? तो आयोनिक बॉन्ड बना लेता है। ये कहते हैं कि उसकी आयोनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा? जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के क्या होने की, लॉस करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, तो आसानी से आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सेकंड की बात आती है दोस्तों निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अब ये क्या होता है भाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? हमने कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो होती है नॉन मेटल्स में, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी ही होती है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के गेन करने से जो उसमें एनर्जी में चेंज होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज चेंज ड्यूरिंग द एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, ड्यूरिंग द एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द नॉन मेटल। नॉन मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो भी इंथैल्पी में चेंज आता है वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाएगी। इसमें क्या बात आएगी? अगर इंथैल्पी ज़्यादा है, बात करेंगे इंथैल्पी हायर द निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा का मतलब है क्या है? कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ एक्सेप्ट करेगा, देन ग्रेटर द ease of accept of electrons and greater will be the formation of anion and what ionic bond। तो दोस्तों मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं कि बिना लिखे समझ में नहीं आता है, बोलते हैं ओरली, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से। अगर ज़्यादा स्पीड लगती है तो दोस्तों आप थोड़ा सा अपने सेटिंग्स में जाकर उसमें क्या कर सकते हैं? स्पीड थोड़ी सी कम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। कोशिश करता हूँ कंट्रोल करने की, बट पता नहीं कभी नॉन स्टॉप ब्रेक फेल हो जाते हैं और सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब अगर बात कहेंगे तो दूसरा फैक्टर है ये आयोनिक बॉन्ड बनने के फैक्टर्स में से। तो पहला ये होगा हायर द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होगी तो समझ लेना इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी के साथ क्या होगा? एक्सेप्ट होगा, बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करेगा नॉन मेटल। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा? एनायन बनाने की क्या हो जाएगी? टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ओके, टेंडेंसी एनायन बनाने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एनायन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और जब एनायन बना लेगा तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव कैटायन के साथ मिलके क्या बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड बना लेगा। तो आयोनिक बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके दोस्तों, बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड में एक थर्ड वाला आता है, सिंपल है। थर्ड वाला आएगा लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। अब लैटिस इंथैल्पी क्या होती है? हमने कहा गया कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है
NaCl का कोई भी मोलिकुलर स्ट्रक्चर मतलब दिया हुआ है इस टाइप से, माना कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये, ओके। अब ये लैटिस है, एक स्ट्रक्चर जो एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, ओके। अब जब ये क्या होता है, एक ऐसी अमाउंट, एक हमें एनर्जी चाहिए होती है क्या करने के लिए, एक मोल आयोनिक कंपाउंड को तोड़कर उसके गैसियस आयन में बदलने के लिए, ठीक है। हमने कहा गया कि NaCl को तोड़ना है और क्या बनाना है, गैसियस आयन बनाना है, Na प्लस प्लस 2 बनाओ एंड देन Cl2, ओके। Na प्लस 2Na बन जाएगा और Cl बन जाएगा, और Na फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना लेगा, Na प्लस बना लेगा और ये बना लेगा Cl माइनस 2Cl माइनस, ओके। आई होप कि ये समझ में आया होगा, अभी नहीं आया देख लेते हैं। NaCl क्या होता है कि एक लैटिस होता है। अब इस लैटिस को तोड़ने के लिए हमें एक अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, ताकि वो एक मोल किसको, एक मोल लैटिस को तोड़कर, एक मोल किसके, NaCl आयोनिक कंपाउंड को तोड़कर उसके आयंस में बदलने पर, उसके गैसियस आयन में चेंज करने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है वही क्या कहलाती है, लैटिस इंथैल्पी कहलाती है, समझे। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और द मैक्सिमम और द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, is it required to complete breakdown, to complete breakdown of an one mole, to complete breakdown of a one mole of ionic compound into its gaseous ions, एक मोल आयोनिक कंपाउंड को गैसियस आयन में बदलने के लिए, आयंस में बदलने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है वही क्या कहलाती है, लैटिस इंथैल्पी कहलाएगी, ओके। बात करेंगे लैटिस इंथैल्पी के बारे में कि इसको कैसे अफेक्ट करती है। यही है कि एक लैटिस को तोड़ने के लिए ये भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस आयनिक लैटिस इनटू इट्स आयंस, उसके आयंस में चेंज करने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है वही लैटिस इंथैल्पी कहलाती है। अब क्या बात आएगी, अगर हायर होगा, मीन्स हायर द लैटिस इंथैल्पी, higher the lattice enthalpy then greater will be the formation of ionic compound, ionic bonds। अब कहोगे ये एक लाइन में कैसे हो गया, देखो अगर लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा होगी तो आयनिक कंपाउंड भी जल्दी टूट जाएगा आयंस में, और जैसे ही आयंस बनेगा तो जितनी जल्दी आयंस बनेगा उतनी जल्दी क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बना लेगा, ओके। तो यही आता है कि लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड के बनने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी तो आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। फर्स्ट अगर हाईलाइट किया जाए, अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन लिख देता हूँ शॉर्ट में, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। सिंपल बात में अगर देखेंगे, ये 2 एरो लगा दिया यहाँ पर, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइजेशन इंथैल्पी अगर क्या होती है, घटती है तो ये क्या होता है, फॉर्मेशन बढ़ता है। सेकंड आती है निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, बढ़ेगी तो क्या होता है, ये भी बढ़ेगा। और लास्ट में आती है लैटिस इंथैल्पी, अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। बस एक कंडीशन में क्या होता है, आयोनाइजेशन में अपोजिट होता है, आयोनाइजेशन घटेगा तो ये बढ़ेगा, आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो ये घटेगा। ईजी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। दूसरी बात लैटिस इंथैल्पी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। अगर शॉर्ट वे में देखा जाए तो ये है। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, इतना टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और दोस्तों शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आपको जो भी टॉपिक चाहिए प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा, या आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में भी आप हमें लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। ओके दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। ओके, आई होप कि आप
आपका ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्त आज का टॉपिक बस हमारा इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।